हाय गाइस, वेलकम टू मुंबई थिएटर गाइड। और आज मैं आपको अपने दो लेटेस्ट जो मैंने नाटक लिखे हैं, जो लास्ट दो नाटक लिखे हैं एक्चुअली, पिंक साड़ी रेवोल्यूशन और जून, इनके एक्सर्प्ट सुनाने जा रही हूँ। पिंक साड़ी रेवोल्यूशन जो है वो अंग्रेज़ी में लिखा गया नाटक है, तो मैंने उसका अभी यहाँ सुनाने के लिए हिंदी में ट्रांसलेशन किया है कुछ एक्सर्प्ट्स का। तो थोड़ी सी अधकच्ची भाषा भी होगी और लेकिन आई होप कहानी समझ में आएगी। पिंक साड़ी रेवोल्यूशन जो है वो लेस्टर में एक थिएटर स्टूडियो है, कर्व करके, यूनाइटेड किंगडम में, और उन्होंने कमीशन किया था ये 3-4 साल पहले। और वो मेरे पास एक किताब लेकर आए थे जिसका नाम था पिंक साड़ी रेवोल्यूशन, और वो संपत पाल पर रिसर्च थी, एक न्यूयॉर्क बेस्ड जर्नलिस्ट की, बहुत मोटी किताब है, और वो संपत पाल पर नाटक करना चाहते थे और उनके पास ढेर सारी रिसर्च थी। और सुभादास जो उस नाटक के डायरेक्टर हैं, वो उस नाटक को कमीशन कर रहे थे। और हम दोनों ने संपत पाल से काफ़ी मुलाकातें की, संपत पाल के बारे में काफ़ी पढ़ा और डिस्कस किया उन्हें। और उसके बाद हमने उस किताब में से एक छोटी सी घटना उठाई जो एक्चुअली बहुत ड्रामेटिक नहीं थी, लेकिन हमें लगा कि ये संपत पाल के लिए सबसे एप्ट घटना होगी इस नाटक के लिए। तो भाविक ने एक्चुअली, मुंबई थिएटर गाइड ने बहुत भारी टाइटल दे दिया है, पूर्वा नरेश स्पीकिंग ऑफ फॉर वेमेन। ऐसा कुछ तो नहीं है, बस नाटक जो दो मैं पढ़ने जा रही हूँ, जून और पिंक साड़ी रेवोल्यूशन, उनके जो पात्र हैं वो महिलाएं हैं, फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो, प्रोटैगनिस्ट जो है वो फीमेल है। तो शायद कुछ बातें औरतों के बारे में या उनके हितों के बारे में ज़रूर हों, नहीं हुई तो लानत है मुझ पर और मेरी राइटिंग पर कि महिला पात्र होते हुए भी मैंने कुछ सीरियस नहीं लिखा। तो ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेटेड है, और मैं एक्टर नहीं हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा अगर बहुत अच्छे से मैं ना पढ़ पाऊँ। मैं कोशिश पूरी करूँगी। आज जब मैं एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी तो मेरे मुंह से भी निकल रहा था कि ये राइटर लोग कुछ भी लिख देते हैं और फिर चाहते हैं कि इसे एक्टर्स एकदम से इमोशन में ले आएँ, क्योंकि वाकई में मुश्किल होता है। तो मैं पढ़ूँगी ज़्यादा, कहीं कहीं ऊंच नीच हो तो इससे ये संपत पाल का एक ऐसा केस है जिसके लिए उनको कभी श्रेय नहीं मिला, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं। उनके ज़्यादातर केसेस में कुछ होता है तो वो अपने गैंग लेकर निकल पड़ती हैं, लाठियाँ लेकर निकल पड़ती हैं, या फिर वो अपना जूस निकालती हैं। पर इस केस में उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन जो भी हुआ बहुत बाद में हुआ और इसका उनको कोई डायरेक्ट श्रेय नहीं मिला। लेकिन हमारा ये मानना था कि ये शुरुआत संपत से हुई, शुरुआत उनके सवाल पूछने से हुई, और शुरुआत ऐसे ही होती है जब कोई लीक से हटकर सवाल पूछता है या सवाल पूछने की हिम्मत भी करता है। तो मैं शुरू करती हूँ। बीच बीच में आपको कहानी थोड़ी सी बताती जाऊँगी ताकि आपको सीन समझ में आए। तो रात है, ठंड की रातें हैं, और संपत को एक सूचना मिलती है रात में कि एक दलित लड़की जो है, 17 साल की दलित लड़की, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। और वो एमएलए के घर से कुछ बहुत भारी चीज़ें, उनके घर में काम करती थी, और वहाँ से कुछ ज्वेलरी और कुछ काफ़ी सामान चुरा के भागी है। तो संपत को लगता है कि दलित 17 साल की लड़की, और वो भी एमएलए द्विवेदी, ब्राह्मण द्विवेदी एमएलए के घर से कुछ चुरा के भागी हो, मतलब इतनी हिम्मत, और रात में वो भी 3 बजे, और अकेली लड़की पकड़ी गई है, साथ में कोई और पकड़ा भी नहीं गया। तो संपत पहला सवाल उठाती हैं कि सामान कहाँ है जो चोरी हुआ है, क्योंकि लड़की हिरासत में और पुलिस पूछताछ कर रही है। तो संपत पूछती है कि सामान कहाँ है जो पुलिस ने किया है। पुलिस के पास सामान नहीं, तो पुलिस को कहना पड़ता है कि नहीं, उसी के लिए तो हम पूछताछ कर रहे हैं, हमने लड़की को हिरासत में रखा हुआ है। तो संपत कहती हैं कि ठीक है, अगर सामान नहीं है तो लड़की से मिलवा दो, हमें मिलना है। तो लड़की से मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो आइसोलेशन में रखी हुई है। तो संपत बहुत जतन करके कैसे भी ऊट पुटान ढंगों से जेल में पहुंच जाती है।
सीन में संपत और शीलू दो मुख्य किरदार हैं और उनके सिर्फ आपस में 2 ही सीन हैं, नहीं 3 सीन है पूरे नाटक में 2 घंटे के। तो ये पहला सीन है उन दोनों के बीच का। संपत शीलू की कोठरी में दाखिल होती है। शीलू एक कोने में बैठी हुई है। संपत आग लगाने की कोशिश करती है लेकिन शीलू उसे इसके पहले ही रोक देती है। शीलू, को हो तुम? संपत, हम हैं संपत पाल, नाम तो जानती ही होगी। शीलू चुप है। संपत, अरे गुलाबी गैंग की लीडर हैं हम। शीलू फिर भी चुप है। संपत, कोई बात नहीं, अज्ञानता कोई अपराध तो है नहीं। अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ बिन्ना, लेकिन हुआ क्या था ये तुम्हें बताना होगा। शीलू, तुम यहाँ पहुँची कैसे? संपत, कहा ना मैं संपत पाल हूँ। शीलू, उस हरामी द्विवेदी के अलावा कोई बाहर का अंदर आ नहीं सकता, तुम उसकी खास हो। संपत मुस्कुराती है। हम केवल खास हैं, उसके कोई नहीं। माना आसान नहीं था, लेकिन कहा ना मैं संपत पाल हूँ, जेल की दीवारें मुझे रोक नहीं सकती। शीलू पीछे हटती है डरी हुई। तुम जाओ यहाँ से। संपत, बेवकूफ़ी ना झाड़ो, चुप्पे हमें बता दो कि हुआ क्या था ताकि हम सही एक्शन ले सकें। क्यों? क्यों बताऊं तुम्हें? क्यों? क्योंकि हम संपत पाल हैं, भरोसा करो, औरत हूं, औरत का दर्द जानती हूं। शीलू की आंखों में कुछ बदलता है। शीलू कहती है, पूछताछ के वक्त एक औरत बैठती है रोज किताब कॉपी लेकर, उससे लो मेरे दर्द का हिसाब। वो लिखती ही होगी शायद मैं कितनी बार चीखी, रोई, मूती, गिड़गिड़ाई, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। उसने हिसाब रखा है। शीलू उठ खड़ी होती है और उसके फटे हुए कपड़े और उसके शरीर पर जख्म अब दिख रहे हैं। संपत कहती है, शीलू, तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझ सकता, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। शीलू अभी भी उसे अविश्वास से देख रही है। तुम पार्टी से आई हो? पार्टी? दलित हो? संपत मुस्कुराती है। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी पार्टी आर्टी से नहीं आई हूँ। मैं ना दलित हूँ ना बामन, मैं औरत हूँ, संपत पाल हूँ। शीलू बिफरती है। चूतिया जाकर किसी और को बनाओ संपत पाल। शीलू, द्विवेदी ने तुम्हारा रेप किया या नहीं? शीलू उसके मुंह पर थूक देती है। संपत मुंह साफ नहीं करती है, वो तटस्थ भाव से पूछती रहती है, किया या नहीं? शीलू चीखती है, कुतिया होती कौन हो तुम ये पूछने वाली? क्योंकि तुम्हारा केस बहुत से कुत्तों ने ना मिलकर उलझा लिया है बिन्ना, और तुम्हें ये कुतिया ही यहाँ से निकाल सकती है। तुम्हारा बाप भाग चुका है, पुलिस द्विवेदी के साथ है और सरकार द्विवेदी की पार्टी की है, तो बचा कौन? संपत पाल। मैं ही द्विवेदी से टक्कर ले सकती हूँ और लूंगी, क्योंकि जैसा तुमने अभी कहा, मैं वाकई में चूतिया हूँ। शीलू से देखती हो, नहीं तुम चूतिया नहीं हो, तुम उनकी भेजी हुई हो। तुम देखना चाहती हो कि मैं टूटती हूँ या नहीं। अरे अगर मैं उनकी खबरी होती बिन्ना, तो थूक मेरा होता और चेहरा तुम्हारा। शीलू देवी, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। अरे घर से ही तो मैं भागी थी, उस हरामी बाप से, शराबी कहीं का। तो उसके घर मत जाना, मेरे घर आ जाना। लेकिन हुआ क्या था ये तो बताना पड़ेगा। शीलू चुप है। संपत स्टेयर्स एट हर एंड रियलाइजेस कि ये लड़की नहीं बोलेगी। वो एक दूसरी सॉफ्टर अप्रोच अपनाती है। जब मैं छोटी थी, स्कूल जाने का बहुत शौक था। नहीं देता था ना कोई, तो मैं खेतों में जाकर खेलती थी या लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी। एक पेड़ था, उस पर मैं और मेरी सहेलियां झूला डाल लेते थे और खूब झूलते थे। एक दिन उस पेड़ पर पहुंचे तो एक लड़की पहले से झूल रही थी, लेकिन झूला तो हमारे हाथ में था। वो बिना झूले के झूल रही थी। उसके झूलते बदन पर सलवार नहीं थी, उसकी आंखें बाहर को आ गई थीं
नीचे से कोई भी उसकी जांघों को देख सकता था, जांघों के बीच देख सकता था। देख तो उसकी नीचे की ओर गिरी हुई मुंडी से बाहर को आती दोनों आंखों को भी सकता था, लेकिन जो आता उसकी जांघों के बीच देखता। शायद उससे आंख मिलाने की हिम्मत ना थी। किसी ने उस पर दया खाकर उसके चेहरे को ढक दिया ताकि उसका नाम ना खराब हो। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और उसे ले गई, लेकिन वो तो कई दिन तक झूलती रही वहां उस पेड़ पर। हमारी यादों में, रातों में, बातों में हमारे सीने पर झूलती रही। पुलिस ने कुछ ना किया, छोटी जात की थी, और उस दिन हम सब नीच थे। मुझे उस लड़की की सौगंध, मैं तुम्हारे साथ अन्याय ना होने दूंगी। अगर द्विवेदी ने तुम्हारे साथ रेप किया है तो बोल दो, हमारा पूरा गैंग है, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब बोलो, द्विवेदी ने तुमको रेप किया था या नहीं? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। शीलू से देखती है और चुपचाप सर हाँ में हिला देती है। संपत उठकर खड़ी होती है। याद रखना शीलू, इस देश में सिर्फ 3 औरतें तुम्हें न्याय दिला सकती हैं। एक है इस देश की लीडर सोनिया गांधी, एक इस प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती, और एक मैं संपत पाल। फिलहाल तुम में इंटरेस्ट सिर्फ मैं ले रही हूँ, छूट जाओ तो याद रखना। ये सीन यहाँ खत्म होता है। संपत पाल किसी तरह दौड़ धूप कर के से एप्लीकेशन कराती है, क्योंकि शीलू नाबालिग है और शीलू का जो बाप है वो भागा हुआ है, क्योंकि द्विवेदी के गुंडों ने उसे बुरी तरीके से डराया हुआ है और वो अपनी जान बचा के भागा हुआ है। तो वो तो 6 महीने तक, या पता नहीं 6-7 महीने तक तो मिलता ही नहीं है। तो पुलिस भी नाबालिग है, अब क्या करें, तो उसको कस्टडी में लिए हुए है। संपत किसी तरीके से दौड़ धूप करके किसी तरीके से उसको ढूंढ के निकालती है अच्छे लाल को। वो शराबी है, संपत को पता चलता है, तो किसी तरीके से उसे ढूंढ के निकालती है और उसके बिहाफ पे बेल एप्लीकेशन करती है, क्योंकि संपत बेल एप्लीकेशन नहीं कर सकती उसके लिए। संपत उससे कोई रिलेशन नहीं है संपत का शीलू से। तो संपत पहले पिता को ढूंढती है, फिर बेल एप्लीकेशन करती है, और बहुत जतन से और बहुत उसको धमकियां मिलती हैं, उसको गुंडे धमकाने आते हैं, लेकिन वो उस बेल एप्लीकेशन को करा के ही मानती है और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मीडिया में ये बात उछलेगी तब शीलू सेफ है, वरना शीलू का किसी भी दिन जेल में मर्डर हो सकता है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती है और बहुत ठसक से बोलती है कि गुलाबी गैंग के बिहाफ पे के सौजन्य से अच्छे लाल ने बेल एप्लीकेशन कर दी है शीलू निषाद की। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे पता चलता है कि शीलू निषाद ने उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। मतलब जिस लड़की को बचाना चाहती है वो लड़की ही उसे रिजेक्ट कर रही है। तो अभी दूसरा सीन है नाटक का, जिसमें दोनों औरतें आमने सामने आती हैं। शीलू अपनी कोठरी में बैठी हुई है, अंधेरा है। संपत धड़धड़ाती हुई अंदर आती है, उसके हाथ में एक टॉर्च है जो वो शीलू के मुंह पे फेंकती है और शीलू अपना चेहरा ढांकती है इस तरीके से, अपनी आंखें, उसकी आंखें चुंधियाती हैं। संपत बिफरती है, अब क्यों आंखें मिचमिचा रही हो? तुम्हें तो आदत डालनी नहीं चाहिए, प्रेस वाले खूब मुंह में बल्ब मारते हैं, यही तो तुम चाहती भी हो ना? शीलू पहचानने की कोशिश करती है। संपत, हाँ हाँ, और कौन होगा? पसंद आ गई है क्या ये जगह कुछ ज्यादा ही? कुछ वाला पसंद आ गया है? शीलू पूछती है, क्यों आई हो तुम यहाँ? न्योता देने आए हैं बेटा, जश्न बर्बादी का। हमारी बेल एप्लीकेशन क्यों रिजेक्शन में डाली बिन्ना? तुमने करी ही क्यों हमारी अर्जी? अच्छा, हमने नहीं की, तुम्हारे बाप नहीं, श्राप है वो। उसी के किए कांड से हम यहाँ पे, ना वो द्विवेदी के पास अपनी इज्जत बचाने जाता, ना द्विवेदी हमें राजू के यहाँ से उठवाता, ना हम यहाँ पड़े होते। तो पड़ी तो तुम अब भी हो ना? पड़ी तो तुम तब नहीं होती जब एप्लीकेशन स्वीकार कर ली होती, लेकिन नहीं। क्या हुआ? हुआ क्या? जिन पर भरोसा की उनसे ना हो पाया ना? कोर्ट ने दे दी पुलिस को और मोहलत पूछताछ करने को कि नहीं? मजाल है जो हमारी एप्लीकेशन इस तरह से खारिज हो जाती। घर होती तुम अपने आजाद। घर, जिस घर से मैं खुद भाग के गई थी वहां क्यों वापस जाती मैं? संपत, तुम हमें रिहा जरूर करा लेती, लेकिन आजादी नहीं दिलवा पाती। अच्छा, फिर तो बधाई हो भाई, बहुत अच्छा हुआ फिर तो। अब पुलिस करेगी और अच्छे से जांच पड़ताल, निकालेगी सारी आग। शीलू चिल्लाती है, कुतिया।
थैंक यू, सेम टू यू। शीलू जाओ, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी है। जिस पार्टी को अटानी पार दी हो वो द्विवेदी का पावर डाउन करना चाहते हैं। उन्हें तुमसे ज्यादा द्विवेदी और उसकी पार्टी में दिलचस्पी है। शीलू चिल्लाती है, तो तुम कौन सा हमारा उद्धार करने बैठी हो महारानी? तुम हमारी ही कहानी में डाका डालने चली आई। संपत स्तब्ध है। क्या? शीलू उठ खड़ी होती है। उस दिन कचहरी में जब हम बाहर आए, सारे अखबार वाले हमारा इंतजार कर रहे थे। शीलू शीलू चिल्ला रहे थे। हम उनकी तरफ देख ही नहीं पा रहे थे। एक पुलिस वाला हमें मुंडी पर हाथ रखे था। वो हमें वैन की तरफ धकेले जा रहा था। हमें लगा एक बार हम उस पुलिस वाले में घुस गए तो फिर हम कभी किसी को नहीं दिखेंगे, नीला आसमान ना देख पाएंगे। हम बूढ़े की एक बार आसमान और देख लें। हमने देखा सारे कैमरे तो हमारी तरफ ही देख रहे थे। कितने सारे कैमरे। और फिर गए। समझ गए कि हम नहीं मरेंगे। कि बे मार सकते तो अब तक तो मार ही दिया होता। ये कैमरे हमें नहीं मरने देंगे। कि हमारी सलवार गीली हो गई और फिर तुम दिखी भीड़ में और हम मुस्कुराए। तुम्हें देख के मुस्कुराए, लेकिन तुम तो हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ गई हो, हमें गले से लगा लिया। हमारा चेहरा छुप गया। हमने सर ऊपर उठाया तो तुमने हमें बाहों में कस के और जकड़ लिया और हम समझ गए तुम हमें गले नहीं लगा रही थी, तुम तो फोटो खिंचा रही थी। हमसे हमारी कहानी तुम छीन रही थी। अगले दिन सारे अखबारों में लिखा था कि संपत पाल ने हमें गले लगाया। सारे अखबारों में। साला मरे हम, कुटे हम, पिसे हम, फोटो तुम ले गई। वो हमारी खबर से तुम्हारी खबर हो गई एक झटके में। चोर हो तुम। संपत, बचाया हमने तुम्हें। हमारा इंटरेस्ट है इस केस में, इसलिए तुम जिंदा हो, समझी? चूतिया तो तुम हम कभी ना थे संपत। अब तो और सयाने भय। अखबार वाले हमारे लिए आए थे यहाँ पर। अच्छा, हो कौन तुम? शीलू। किसने बताया था उन्हें कि इस केस की सुनवाई हो रही है? किसने बताया उन्हें कि इस केस में कुछ गड़बड़ है? अखबारों की नस नस से वाकिफ हूं मैं। संपत पाल हूं मैं। वो मेरे शीलू चिल्लाती है। वो उस हरामखोर द्विवेदी के लिए आए थे। वो जानना चाहते थे कि कौन लड़की है जिसने द्विवेदी की नींद हराम कर रखी है। लेकिन बीच में तुम आ गई। हमारी कहानी तुम आई। जैसे तुम्हारे गैंग में लाखों औरतें हैं, लेकिन दिखती तो बस तुम हो। लेकिन नहीं, मेरा जो छीनना था छिन गया। अब ना द्विवेदी ना तुम, कोई मुझसे और कुछ ना छीनेगा। शीलू आगे बढ़ के संपत का हाथ पकड़ती है और वो जो टॉर्च उसके मुंह पे अभी तक वो फेंक रही थी उसे जोर से पकड़ती है और उस लाइट को अपने चेहरे पर लेती है। मैं शीलू निषाद, मुझसे अब कोई मेरी कहानी ना छीनेगा, समझी तुम? संपत तुरंत पैतरा बदल लेती है। और तो कोई फिल्म बन रही है का जो कहानी है और कोई हीरोइन है। शीलू कहती है तमाशा बन रहा है और इसमें अब किसी का नाम उछलेगा तो हम आओ। पब्लिसिटी चाहती हो अपनी दुर्दशा से? शीलू, जो मिलेगा वो चाहते हैं। साला द्विवेदी चबा गया हमें, बोटी बोटी निचोड़ डाली कुत्ते ने, तो अब जो मिलेगा वो हमें चाहिए। जेल, आज़ादी, पब्लिसिटी। तुम्हें पता है बिन्ना हमने कितनी रिक्स लिए तुम्हारे लिए? द्विवेदी के गुंडे पीछा करते हैं हमारा अब दिन। हमारे लिए कोई रिक्स ना ली तुमने संपत। तुम जो करती हो खुद के लिए करती हो। तुम तो हमारी कहानी में घुसी चली आ रही हो, लेकिन हम बेशरम हैं। द्विवेदी से बच के निकल गए। 3 रात तक उसने हमारा बला, तुमसे भी निपट। तुम दूर ही रहो हमसे। अच्छा, वरना है? वरना ओ, आंखें तो देखो, डरा रही है हमें ये। को हो तुम मिन्ना, काली माता? खून चूसोगी हमारा? नमस्ते करे, प्रार्थना करे, आरती। ओ, कान खोल के सुन लो शीलू देवी। अच्छा, गुलाबी गैंग और संपत पाल ने तुम्हारा ठेका लिया है।
कि हम तुम्हें बचाएंगे। आपको देने समझी तो अब तुम्हें आज़ादी भी हम ही दिलाएंगे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अखबार में तो यही खबर छपेगी कि संपत पाल ने शीलो निशा को, तो हमसे तुम अब ना बच पाओगी। तुम्हें तो बिटिया हम ही बचाएंगे, जेल से भी और तुमको तुमसे भी। चलो बाय बाय। इसके बाद संपत पाल और असल ज़िंदगी में बहुत रकस क्रिएट करती हैं, बहुत सारे जुलूस निकालती हैं, बहुत मोर्चों पे बैठती हैं, लेकिन कुछ होना तो है नहीं, क्योंकि जो द्विवेदी है वो एमएलए है और रूलिंग पार्टी का एमएलए है, उसी की पार्टी की सरकार है, पुलिस उसके साथ है, लड़की दलित है, 17 साल की है, बाप शराबी है, आगे पीछे कोई है नहीं पूछने वाला, मीडिया भी बिजी हो गई है दूसरे कामों में। पर संपत पाल और उसका गैंग बार बार ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे ये न्यूज़ खबर जो है वो मीडिया की नज़र में रहे। वो कुछ ऊटपटांग एसपी के ऑफिस में जाके थूक आती हैं, गुलाब देने लगती हैं, हकीम लुकमान के वो देने लगती हैं, कार्ड्स देने लगती है लोगों को, बहुत कुछ करती हैं। वो हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं कि मीडिया उस खबर को ज़रूर उछालती है कि संपत पाल के मोर्चे, उसके साथ वो एक लाइन में ज़रूर आता है कि शीलो निषाद के बारे में था। इतना हंगामा हो जाता है ज़रूर कि द्विवेदी को भी लगता है कि अब मामला हाथ से जा रहा है, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बीवी के साथ आते हैं और उनकी बीवी घूंघट की आड़ से कहती हैं कि ब्लड प्रेशर और किडनी की वजह से इनसे कुछ हो ही नहीं पाता है, ये रेप कर ही नहीं सकते। तो हंगामा मच जाता है कि द्विवेदी जैसा आदमी, इतना पावरफुल एमएलए, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि मैं इम्पोटेंट हूँ और मुझे एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मैं नपुंसक हूँ, तो उनका मजाक उड़ जाता है। सब लोग, द्विवेदी को भी पता है कि सब लोग मुंह दबा के हंस रहे हैं। उनकी फैमिली घर से बाहर निकलना बंद कर देती है, मतलब ट्रॉमा में आ जाती है पूरी फैमिली, द्विवेदी ट्रॉमा में आ जाते हैं और गुलाबी गैंग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उनको पता है कि इस केस में सुनवाई होनी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा न्याय अब मिल गया है कि जिसने बलात्कार किया उसको खुद ही बोलना पड़ रहा है पब्लिक में आके कि वो नपुंसक है। खैर, संपत पाल जो है एक दिन उन्हें चाय पार्टी करने देती है और उसके बाद वो रात में एक मीटिंग बुलाती है औरतों की, और ठंड की रातें हैं, ये जनवरी का कुहासा है, और वो औरतें आती हैं और संपत उनसे कहती है कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो सीन पड़ता है, संपत बाबा खूब ही पार्टी बन रही है, द्विवेदी को ढेरों मजाक बना लो, कितने तो गाने गा लिए गए, समोसा चाय पी ली गई, ठीक। अब सुन लो, जो तुम लोग द्विवेदी का मजाक उड़ा रहे वो ठीक नहीं। औरतें मुंह ढांप लेती हैं, क्या बात कर रही हैं, मजाक नहीं उड़ाए। कैसे हमें पता है तुम लोग सोच रहे हैं कि द्विवेदी को कचहरी सजा दे ना दे, हमने तो दे दी, मजाक बना डालो साले का। गलत। तुम लोग सोच रही हैं ऐसे नहीं तो वैसे से ही सजा तो दिला दी। गलत। किसी को शर्मिंदा करना न्याय नहीं है, उल्टे द्विवेदी को इस तरह शर्मिंदा करना अन्याय है, गलत है। द्विवेदी की इज्जत सरे बाजार उसकी अपनी नपुंसकता मान लेने से नहीं चली जाती। ठीक वैसे ही जैसे एक औरत के बच्चे ना पैदा करने से उसकी इज्जत नहीं चली जाती। इज्जत इंसानों की जांघों के बीच नहीं होती, और किसी को शर्मिंदा कर देना सज़ा नहीं होती। क्योंकि शर्मिंदा तो द्रौपदी भी की गई थी और फूलन भी। दोनों औरतों को चंबल की मिट्टी में ही आदमियों ने नंगा किया था उन्हें शर्म दिलाने। मैं आपसे पूछती हूँ, जिस दिन फूलन को नंगा गांव में चलाया गया था, अगर उस दिन हर औरत अपने कपड़े उतार देती तो क्या फूलन का नंगापन उसे शर्मिंदा करता? क्योंकि अगर नपुंसकता शर्मनाक है तो इसी सोच का नतीजा बलात्कार है। अगर किसी औरत के साथ हम बिस्तर ना हो पाना ना मर्दानगी है, तब तो किसी औरत के साथ जबरन सोना हद दर्जे की मर्दानगी हो जाती है। और इसी शर्म को सजा मान लेना
सन्नाटा है, औरतें खुसफुसा रही हैं, कैसी बातें कर रही हैं, पूछ रही हैं आप? उंगली वाला टेस्ट जानती हैं आप? औरत के अंदर एक डॉक्टर अपनी उंगली ये देखने के लिए कि वो कुमारी है या नहीं, और एक के बाद एक उंगलियां डालता रहता है ये देखने के लिए कि अगर कुमारी नहीं है तो कितनी तजुर्बेदार है, सेक्स की कितनी आदत है। जिस रात शीलू का बलात्कार हुआ, शीलू के खून रिस रहा था, वो घायल थी, फिर भी बिना कोई क्रीम या तेल लगाए शीलू के अंदर एक डॉक्टर ने एक एक उंगली कर करके अपनी पूरी मुट्ठी डाल दी कोर्ट में सबूत के तौर पर, और कोर्ट में ये साबित कर दिया कि शीलू की इज्जत लूटी ही नहीं जा सकती क्योंकि वो तो चरित्रहीन है, उसकी तो शादी हुई नहीं और डॉक्टर की पूरी मुट्ठी अंदर चली गई। ये लड़की तो बहुत चरित्रहीन है, बदचलन है, इसकी किसी बात का कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, वो झूठ बोल रही है और इस केस को भटका रही है। इस बात पर कोर्ट ने शीलू की जमानत रद्द कर दी और पुलिस को पूछताछ की और मोहलत दे दी। ऐसा ही होता है जब एक समाज अपनी औरतों को उनकी योनियों यानी चूतों से समझना चाहता है। उस समाज के लिए एक ही शब्द है, चूतिया। चरित्र, इज्जत, शर्म, इन्हीं शब्दों ने हम औरतों को बार बार धोखा दिया है। तो आज हम इन्हीं शब्दों को न्याय नहीं मान सकते। नपुंसकता को शर्मनाक मानना, औरत के बांझपन को श्राप मानना, बलात्कार को सजा, हम औरतें हैं, हमारी सोच अलग होनी चाहिए। तो अपनी अपनी लाठियां उठाइए और चलिए मेरे साथ, और याद रखिए जब हम कोई चीज उठाते हैं तो हाथ खाली करने पड़ते हैं। तो इन हाथों से आज शर्म नाम का शब्द नोच फेंकिए, हाथ खाली कीजिए और लाठी उठाइए और चलिए मेरे साथ, हम जुलूस निकालेंगे, शीलू के लिए न्याय मांगेंगे। मैंने सुना है विदेशों में औरतें भी जुलूस निकाल रही हैं, गुलाबी टोपी पहनकर, अमेरिकन राष्ट्रपति के खिलाफ, उन सब मर्दों के खिलाफ जो हम औरतों की जिंदगी में हमारी छाती के जैसे उगाते हैं। एक दिन हमारी छाती उगाती है और साथ ही उस छाती को घूरते मर्द, वो हमारा पीछा करते हैं अंधेरी गलियों में, दफ्तरों में, बाजारों में, उनकी वजह से हम इस छाती को ढांकने लगते हैं। शर्म, उठा फेंकिए शब्द को और उठाइए लाठी और चलिए मेरे साथ, लड़ेंगे शीलू के लिए, जीतेंगे हमारे लिए। तो कौन कौन मेरे साथ है? अंधेरे में पहले 5, फिर 10, फिर कई सारी। इसका नतीजा ये होता है कि केस बहुत गर्मी पकड़ लेता है, हालांकि फिर भी 1-1.5 साल लग जाता है। और फिर एक दिन संपत पाल के पास एक सिपाही आता है, पुलिस वाला आता है जो उनसे थोड़ी सहानुभूति रखता है, और वो उन्हें आके बोलता है कि एक खुशखबरी है और एक बुरी खबर है। तो संपत कहती हैं कि बुरी खबर क्या है? तो कहता है कि शीलू को माफ़ी मिल गई। आइए पढ़ते हैं सीन। ये तीसरा सीन है इन दो औरतों के बीच। संपत धड़धड़ाते हुए जेल के अंदर घुसती है, शीलू बैठी हुई है। संपत, शीलू निषाद चोर है? शीलू उसकी तरफ देखती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तारीख में यही लिखा जाने वाला है कि शीलू निषाद चोर है, दलित है और चोर है। शीलू बिफरती है, झूठ है, मैं चोर नहीं हूं। संपत, दुनिया को बताओगी है तो ध्यान से सुनो। कल मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन है। वो उस दिन कुछ छोटे मोटे अपराध वाले कैदियों की सजा माफ करती हैं। कल वो तुम्हें भी माफी दे देंगी। शीलू के चेहरे पे खुशी तैराती है। कल मैं रिहा कर दी जाऊंगी? सच बिन्ना। शीलू जोर जोर से हंसने लगती है। संपत, इलाहाबाद कोर्ट ने भी तुम्हारी रिहाई का आदेश दे दिया है शीलू, माफी नहीं, बाइज्जत बरी का आदेश। शीलू पूछती है, मतलब? अगर बाइज्जत बरी होना चाहती हो तो माफी ठुकरानी होगी। शीलू असमंजस में, साफ साफ बताओ क्या कह रही हो संपत? कोर्ट का आदेश ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है शीलू, और केस दोबारा खुलवाया जा सकता है, लेकिन हम वहां भी लड़ेंगे,
और जीतेंगे शीलू, जैसे हम ये केस जीते हैं। नहीं शीलू, भाड़ में गई अदालत, भाड़ में गई कोर्ट कचहरी, हमें कल यहाँ से बाहर निकलना है। अरे चोरों की तरह क्यों जाओगी शीलू? क्या तुमने चोरी की थी? क्या तुम्हारे साथ बलात्कार करके झूठा इल्जाम नहीं लगाया गया? तुम्हें न्याय चाहिए शीलू, माफी नहीं चाहिए। संपत, हमें छुटकारा चाहिए यहाँ से, पुलिस वालों से, द्विवेदी से। हमें बाहर जाना है और बाहर चोरों की तरह जाकर छुटकारा मिल जाएगा क्या बिन्ना? तुम्हें क्या लगता है ये माफीनामा तुम्हारे लिए? ये द्विवेदी को बलात्कार के मामले से छुटकारा दिलाने के लिए, ये एक दलित लड़की की चोरी की सजा माफ करने के बड़प्पन के लिए। ये लाठी भी ना टूटे और ये शीलू, इसमें मत फंसो। संपत, मुझे होना है, मुझे भटका, मुझे रिहा होना है। मैं जानती हूँ और तुम रिहा होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन गारंटी नहीं है, गारंटी तो नहीं है। संपत इज साइलेंट। शीलू, ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है। शीलू, ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये हर उस लड़की और ख़ास तौर पर दलित लड़कियों की लड़ाई है जिनका बलात्कार किया जाता है और फिर उन्हें उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाकर पुलिस में दे दिया जाता है। संपत, उन लड़कियों के उद्धार का जिम्मा तुमने लिया है, हमने नहीं। मैंने सिर्फ मेरे लिए लड़ाई लड़ी थी। ये तुम्हारी जीत भी तो नहीं है शीलू। तुम्हें एक मोहरा बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की वाह होगी, द्विवेदी को का बचाव होगा और तुम्हें माफ़ी, जबकि तुमने तो चोरी की ही नहीं। ये तुम्हें चूस कर अब थूकने जा रहे हैं, तो थूक देने दो, बाहर निकलने दो मुझे। मैं क्या करूं? अटकी रहो, इनके गले में फांस बनकर अटकी रहो। वो 500 औरतें जो दिन रात पुलिस चौकी के बाहर धरना दे रही थी, वो 5000 औरतें जो 1 साल से जुलूस निकाल रही हैं, वो माफी के लिए नहीं, न्याय के लिए लड़ रही हैं। शीलू, थैंक यू बोल दूंगी उन्हें, धन्यवाद दे दूंगी, लेकिन अगर वो भुगती जो मैंने भुगता है तो कभी ना कहती माफी ठुकरा दो। शीलू, ये माफी नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं जानती हूँ नहीं है, लेकिन काफ़ी है, काफ़ी है दीदी। भिन भिन करने से कुछ नहीं होगा, तुम समझो। मैं कल यहाँ से रिहा हो जाऊंगी। और इल्ज़ाम लगाया था शीलू कि मैं तुम्हारी कहानी की हीरोइन बनना चाहती हूँ। तुम खुद बनोगी हीरोइन अपनी कहानी की। हीरोइन न्याय मांगती है बिन्ना, न्याय। शीलू, ये मेरा हक है कि मैं क्या मांगूं, या मैं सड़ रही हूँ अपनी पेशाब में, अपनी गंदगी में मैं घिसट रही हूँ, तो मुझे तय करने दो इस गंदगी में और सड़ना है या बाहर खुले आसमान को देखना है। ये मेरा फैसला है। संपत चुप है और फिर हामी भरती है। ठीक है, उठकर मुड़ के जाने लगती है। शीलू पीछे से चिल्लाती है, तुम भी बोलो, मैं और क्या करूं दीदी। संपत उसे देखती है और एक थैला देती है। संपत के जाने के बाद शीलू उस थैले को खोलती है। उस थैले में एक गुलाबी साड़ी है। नाटक में आगे एक स्पीच और है, लेकिन द्विवेदी को जेल होती है कई साल बाद इसी केस के लिए, और ये इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि संपत पाल हार नहीं मानती है। शीलू जेल से रिहा हो जाती है, द्विवेदी अपने आप को नपुंसक मान लेता है, लेकिन संपत तब भी नहीं मानती है। वो बलात्कारी को सज़ा देने के लिए मुहिम चलाए रखती है। वो अपनी गैंग की औरतों को दोबारा इकट्ठा करती है, उनसे कहती है कि चलो फिर से मोर्चे पर। लड़कियां कहती हैं अब तो शीलू रिहा हो गई, अब क्या करना है दीदी, अब तो रिहा हो गई वो। संपत कहती है वो रिहा हो गई, लेकिन बलात्कारी को सज़ा नहीं मिली। हमें अभी कई औरतें नाराज़ हो जाती हैं। संपत का गैंग अब टूट चुका है, 2 टुकड़ों में हो चुका है। तो एक उसकी जो सबसे ख़ास है लड़की, नई शादीशुदा लड़की है, वो आती है उसके पास और कहती है दीदी अब मुझसे और नहीं होगा। तो संपत कहती है क्या हुआ? तो कुछ ऐसे, आपके साथ रह के ना मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है। मैं हर चीज़ पे बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, घर जाती हूँ चिड़चिड़ाती हूँ, मैं अपने पति से लड़ाई करती हूँ, मैंने अपना जीवन नरक बना लिया है।
मैं उसको उठते बैठते टोकती रहती हूँ, अपने हकों की बात करती हूँ। मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ गया दीदी, आपके अंदर इतना गुस्सा, आप हम लोग को लाठी चलाना सिखाती हैं, आप हमसे पिटवाती हैं लोगों को। ये गलत है दीदी, लोगों को पीटना गलत है। ये हिंसात्मक है, ये हिंसा है और आपकी बहुत बुराई करते हैं लोग। और वो लड़की संपत को छोड़ के चली जाती है क्योंकि वो एक अच्छी बीवी बनना चाहती है, जो अपने पति से झगड़ा ना करे, जो बहस ना करे, जिसे गुस्सा ना आए। वो हमेशा कोमल मधुर मुस्कुराती हुई अपने पति को शाम को मिले जब वो घर आए। यहाँ पे ये लास्ट स्पीच है और इसमें संपत फोर्थ वॉल तोड़ रही है और वो एक्चुअली मेरे जैसे लोगों से बात कर रही है जो एक्चुअली संपत को जज करते हैं। क्योंकि मेरा भी ये मानना था कि हिंसा, मेरा मानना है कि हिंसा कोई सोल्यूशन नहीं है। आप वायलेंस से एड्रेस नहीं कर सकते कोई भी सिचुएशन। मैं हूँ और नाटक उन पे लिखा जा रहा है। क्यों? स्पीच सुन के शायद इस बात से मैं जूझ रही थी। तो संपत उस लड़की को समझाती हैं कि उनके अंदर इतनी हिंसा कहाँ से आती है, इतना गुस्सा कहाँ से आता है, उनको समझ नहीं आता उस गुस्से का क्या करें। वो उन्हें बताती हैं कि जब वो 12 साल की थी तो उनको एक अधेड़ व्यक्ति के साथ उनकी शादी कर दी गई। ये संपत की आखिरी स्पीच है नाटक में। तो मुझे समझना चाहते थे, जानना चाहते थे कि मैं ऐसी क्यों हूँ। इतना गुस्सा, इतनी आग कहाँ से आती है मुझ में? घिन आती है तुम्हें मुझसे, हंसते हो, अफसोस से सर हिलाते हो मेरी हरकतों पर। तो अब झांक के मेरे अंदर मेरे राज जानकर, मेरे दुखों को टटोल कर तसल्ली हो गई। एक 12 साल की लड़की के शरीर को जब एक अधेड़ दूल्हा टटोलता है तब वो कैसा महसूस करती है, जानकर अब तुम तसल्ली कर सकोगे कि हाँ, मेरे अंदर गुस्सा स्वाभाविक है। मैं लाठी नहीं उठाऊंगी तो और कौन उठाएगा? तो अब आगे अब करोगे क्या इस तसल्ली का, इस समझ का? अब तो मुझे स्वीकार कर सकोगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम खुद को स्वीकार कर सकोगे? क्योंकि मैं तो फिर भी कुछ कर रही हूँ, उन औरतों के लिए हाथ उठा रही हूँ, लाठी उठा रही हूँ। तुम क्या आवाज़ भी उठा रहे हो? शायद अगर तुम आवाज़ उठाते तो मुझे लाठी ना उठानी पड़ती। सोचा भी। और उन औरतों की छोड़ो, क्या तुम खुद के लिए भी आवाज़ उठा रहे हो? अंधेरे गलियारों में घुसते ही कोई तुम्हारा पीछा करने लगता है। सुनसान जगहों पर वो अचानक से आ जाता है। ऑफिसों में, होटलों में, पार्क में, एकांत में, पार्टियों में वो तुम्हें ताकता रहता है। तुम अपने दोस्तों से उसके बारे में बात करती हो और तुम्हें पता चलता है वो उनका भी पीछा करता है। वो उन आदमियों के चेहरों में झांक उठता है जिनके साथ तुम सोती हो, जो तुम्हारे पति हैं या दोस्त हैं या बॉस हैं, और तुम्हें समझ आता है कि ये तो साला नेटवर्क है। उसे पहली बार रोका नहीं गया तो क्या कर रही हो तुम उसे रोकने के लिए? कब तक उसे भुगतती रहोगी? और जब तक तुम कुछ नहीं करोगे, मैं जाहिल गंवार औरत तुम पर भारी ही पड़ेगी। तुम में से कई लोग मुझे इंटरनेट पर ढूंढते हो। पचाक से एक तस्वीर उभर कर आती है, मैं, मेरी गुलाबी साड़ी और मेरे हाथों में एक लाठी। 10 साल, 5 साल, 5 दिन, 5 घंटे, 5 मिनट, 5 सेकंड पहले जब भी तुम मुझे ढूंढते हो, यही तस्वीर सबसे पहले ऊपर आती है। मैंने और बहुत से काम किए हैं इन 10 सालों में। मेरा तो गैंग भी बदल गया है, 2 इलेक्शन हार चुकी हूँ, लेकिन इंटरनेट पर मैं उसी गुलाबी साड़ी में वही लाठी लिए सबसे पहले खड़ी मिलूंगी। किसने खड़ा किया है मुझे वहाँ पर? किसे ज़रूरत है उस तस्वीर की? मुझे या तुम्हें? मैं जानती हूँ ये लाठी तुम्हारा जवाब नहीं। तुम शांति यात्रा निकालते हो, मोमबत्ती लेकर निकलते हो। कहाँ निकलते हो? कभी हमारे गांव में भी तो दिखो, मैं तुम्हारी राह देखती हूँ। जिन अपराधों को तुम रोकना चाहते हो वो तो हमारे यहाँ रोज़ होते हैं। तुम्हारे डर को हम रोज़ झेलते हैं अपने बदन पर। तुम्हें वो हिरासत में ले जाते हैं, हमें तो वो उठवा लेते हैं, भोगते हैं और हिरासत में फेंक देते हैं। लेकिन ये कोई कंपटीशन तो है नहीं। तुम भी जुलूस निकालते हो, साथ ही हम भी निकालते हैं। हम रोज़ निकालते हैं। क्या तुम भी साथ ही रोज़ या कभी कभी?
यूं ही चलते चलते हम कभी तो मिलेंगे, तुम कभी तो पहुंचोगे हम तक भी, लेकिन उस दिन तक मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, तुम पर भारी हूँ। और मुझे समझने की ना कोशिश करना छोड़ दो, क्योंकि संपत पाल को तो संपत पाल भी नहीं समझ सकती। भारत सरकार को मेरे दिमाग को सहेज के रख देना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए उसकी, ये समझने के लिए कि मैं ऐसी बनी कैसे। और थोड़ा मेरे दिल में भी झांक लेना, तब कुछ समझ आ जाए शायद। और हाँ, एक औरत के दिल में झांकने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा मैं कह नहीं सकती, प्रार्थना ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए विदा, गुड नाइट। वो क्या कहते हैं, बी सेफ। तो ये है पहला नाटक, पिंक साड़ी रेवोल्यूशन। द्विवेदी को अंततः जेल होती है कई सालों बाद, लेकिन शीलू जो है वो एक छोटे चोर की तरह माफ़ी पाकर रिहा होती है। और दोनों बातों का कोई श्रेय संपत पाल को नहीं गया है इस केस में। हमने इस घटना को उठाया था और इस नाटक के आसपास संपत के किरदार को बुनने की कोशिश की थी। अब मैं दूसरा नाटक पढ़ूंगी, जून। 2-3 छोटे छोटे सीन्स ही हैं, वक्त भी हो रहा है। तो जून जो है वो हब्बा खातून है और कश्मीर की जन कवि हैं, लोक कवि हैं और कश्मीर की रानी भी रही हैं। और अगर आप कश्मीर जाएं कभी तो आप देखेंगे कि हर किसी से आप उनकी कहानी पूछेंगे तो वो हब्बा खातून की कहानी आपको सुनाएंगे, हब्बा खातून का गाना आपको सुनाएंगे। कोई भी हो, सबसे पहला नाम उनके होठों पर आएगा, हब्बा खातून। तो इतनी पॉपुलर है। और मैं 16th सेंचुरी की बात कर रही हूँ, 1586 की बात कर रही हूँ। तो तब से अब तक वो लोगों को याद हैं, वो बहुत गाई जाती हैं और शादियों में गाई जाती हैं, दुख के मौक़ों पे उनको याद किया जाता है। तो सब लोग कहते थे कि आप हब्बा खातून जून पे नाटक बनाइए, और मुझे लगता था ये मेरी कहानी नहीं है, मैं कैसे हब्बा खातून, मैं तो कश्मीरी भी नहीं बोलती, उनके गाने कश्मीरी में। कि मुझसे एक सवाल पूछा गया कि आप चाहती क्या हैं कि लोग आपकी तरह सिर्फ नाचे गाएं, नाटक लिखें, ये करें और लड़ाई करना छोड़ दें। हमारे सैनिक जो हैं वो सब बॉर्डर छोड़ के आके आप लोगों की तरह शांतिपूर्वक आर्टिस्ट बन जाएं। तो मैंने कहा कि सवाल है, इससे जूझना भी चाहिए। और मुझे ये भी लगा कि हब्बा खातून एक जन कवि थी, लिबरल थी, आर्टिस्ट थी, और उन्होंने एक राजा से शादी की जो एक मोनार्क था, फ्यूडल था। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट है कि आप जन के भी साथ हैं और आप राजा के भी साथ हैं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि राजा तो अपने लोगों पे दमन करके उन पे राज करता है ना, वो तो अथॉरिटी से राज करता है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका काम है नियम कानून लागू करना, और इनका काम है उनको क्वेश्चन करना। तो ये कैसे, ये लव स्टोरी कैसे पॉसिबल है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी मुझे लगी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस कहानी को कहते वक्त वो बोलते हैं कि यूसुफ शाह चक को, जो उनके पति थे, जो राजा थे, उन्हें अकबर ने धोखा देकर कश्मीर को जीत लिया था। उन्होंने पहले यूसुफ शाह चक के साथ एक संधि की थी कि वो कश्मीर के राजा रहेंगे और अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा जाएगा, और एक अरेंजमेंट था उनके बीच में और अकबर के बीच में। लेकिन फिर अकबर ने उनको दिल्ली बुलाया और उन्हें फिर नज़रबंद कर लिया और देश निकाला दे दिया, उनको कश्मीर वापस नहीं जाने दिया। और हब्बा खातून उनके वियोग में, उनके विरह में पागल हो गई और जोगन बन गई और वादियों में गुम हो गई। लेकिन इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग बात यह है जो लोग नहीं बताते हैं, या बताते समय वो एक लाइन में निकल जाती है कि हब्बा खातून को ये पूछा गया था कि क्या आप बिहार जाएंगी जहाँ पे यूसुफ शाह चक हैं, लेकिन हब्बा खातून मना कर देती, वो नहीं जाती। अब ऐसा मानने वाले लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं वो गई थी, लेकिन ज़्यादातर यही कहते हैं कि वो नहीं गई, वो यहीं रह गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो अपनी मर्ज़ी से वापस रह गई, वो गई नहीं यूसुफ शाह चक के पास।
पर उसके विरोह में उन्होंने गाना गाया और ज़िंदगी लुटा दी। ये कैसा प्यार है जो पाना नहीं चाहता, जो उसके पास नहीं जाएगा, प्रेमी के पास नहीं जाएगा, लेकिन ज़िंदगी भर उस वियोग को सहेगा। मीरा को तो ये मौका ही नहीं था। हबा खातून उनको तो था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये क्यों ऐसा हुआ और उन्होंने क्यों किया होगा। तो ये एक राजा और एक पोएट, आर्टिस्ट, लिबरल की कहानी है। तो पहला सीन पढ़ते हैं। यूसुफ कर खूबसूरती से दंग रह जाते हैं। और ये सीन जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ट्रेडिशनल टेक्स्ट है, उसमें है कि वो पानी में गिर जाती हैं और वो उनको बचाते हैं और फिर वो उनको बहुत खूबसूरत, और उनका गाना सुन के वो बहुत, वो उनके पीछे पीछे आते हैं और वो उनको देख के घबरा के पानी में गिर जाती हैं। लेकिन हमारा सीन ऐसा नहीं है। हमारा सीन सीधे कॉन्फ्लिक्ट में जाता है। यूसुफ हब्बा को उर्फ जून को देखते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम? हब्बा कहती हैं, तुम कौन हो? यूसुफ उन्हें नहीं बताते कि वो राजा हैं। कहते हैं, एक शख्स जो तुम्हारी खूबसूरती को देख कर ठिठक कर रह गया, इसलिए सोचा थोड़ा ठहर कर बात कर लूँ। जून कहती हैं, अच्छा, लेकिन तुम तो खूबसूरत नहीं हो, तो मैं क्यों तुमसे बात करूं? यूसुफ का एटीट्यूड आता है, मैं राजा हूं। हाँ हाँ होंगे, खूबसूरत तो फिर भी नहीं है ना। अरे लेकिन मुझे खूबसूरत होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो राजा होने की ज़रूरत है? राजा तो सबको चाहिए, राजा हिफाजत करते हैं। अच्छा, तो अगर आप हिफाजत कर रहे हैं ललचाई निगाहों से, तब तो फिर कोई भी राजा बन सकता है। मैं भी रानी हूं, मैं सच में राजा हूं। राजा ऐसा होता है? तो कैसा होता है? अरे ये हम बताएंगे, खुद को राजा किसने बताया? यूसुफ सोचता है, फिर कहता है, राजा वो होता है जो सब पर हुकूमत करे। मैं कश्मीर पर हुकूमत करता हूँ। ओहो, कश्मीर पर हुकूमत? कैसे पाई तुमने कश्मीर पर हुकूमत? बाप दादा से। और उन्होंने जंग जीत कर, सिर्फ जंग जीती तो और क्या जीतना था? बहस करो, बहस। अच्छा, तो जंग जीतने वाला राजा या दिल जीतने वाला राजा? जंग तो बार बार जंग जीतनी होगी। बेशक, जितनी बार जंग होगी जीतनी होगी। और जीतोगे तुम, सैनिक, दुश्मन, शायद मैं। और राजा कौन बनेगा? मैं। तो सैनिक पक्का मरेगा, लेकिन तुम पक्का राजा, तुम पक्का बनोगे। वैसे उसे देखता है, इस बहस का कोई खत्म है? हो सकता था, लेकिन जंग जीतने वालों को आदत नहीं रहती। किसकी? ना बहस करने की, ना दिल जीतने की। तुम जाओ, तुम यकीनन राजा ही हो। यूसुफ उसे देखता है, कहता है, ना जाऊं तो? कब्जा करना चाहते हो? यूसुफ कहते हैं, नहीं, दिल जीतना चाहता था। हब्बा कहती हैं, दोनों ही नहीं हो सकता, मैं शादीशुदा हूँ। यूसुफ मुस्कुरा के कहता है, वो तो मैं भी हूँ। यूसुफ शाचक शादीशुदा थे और हब्बा भी शादीशुदा थी, लेकिन उन्होंने उस समय डिवोर्स लिया और यूसुफ शाचक से शादी की। हालांकि इस सीन में यूसुफ जब चला जाता है तो जून, हमने एक डिवाइस यूज़ किया था कि जून के साथ एक छोटी जून भी है जो एक्चुअली उसकी इंटरनल वॉइस है और वो उनके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो मंच पर आ जाती है और उनसे बहस करती है। तो वो अपने आप से ही बहस कर रही है एक्चुअली। तुम चुप नहीं रह सकती थी? तुम तो रह सकती थी। वो राजा है, जंग करता है। हाँ, तो अपने लोगों के लिए ही तो करता है, नहीं करवाता है। की मुहिम होती है जिसके आखिर में जीत का परचम उठता है और एक तरफ और जनाजे दोनों तरफ। और अक्सर जीतने वाले वो नहीं होते जो ज़्यादा बहादुरी से लड़ते हैं, वो होते हैं जो जंग पर जाते ही नहीं। दुनिया की यही रवायत क्यों है? ये दुनिया की रवायत नहीं, मर्दों की रवायत है जो उन्हें और ऊपर और ऊपर और ऊपर और आगे बढ़ने को उकसाती रहती है, क्योंकि खूबसूरती पर उसी का अख्तियार है जो सबसे ताकतवर है। खूबसूरती का दाम खरीदार नहीं, खूबसूरत खुद भरता है।
वो राजा है जून, कश्मीर को उसकी सरहदों से पहचानता है, और तुम उसको उसके लोगों, उनकी बोलियों, उनकी रवायतों से। ये आग और रुई का मेल है जून, आग भड़केगी, धुआं भी उठेगा, और जलेगा कौन? जून कहती है, हम दोनों। सबसे पहले ज़माना। तो मैं क्या करूं? बुलावे का इंतज़ार। या तो महल की रोशनियों में बुलाया जाएगा, या फिर तहखानों के अंधेरों में। तुम्हें इतनी आसानी से तो निकला नहीं जाएगा, लेकिन इतनी खूबसूरत हो कि आसानी से उगला भी नहीं जाएगा। इम्तहान होगा तुम्हारा, और अगर नाकामयाब हो गई तो अफसोस जता लूँगी, और कामयाब हो गई तो दुआ मांगूंगी कि इस बेपनाह खूबसूरती को जो राजा लेकर जा रहा है, कल को उससे भी ताकतवर राजा हक जमाने ना पहुंच जाए। होश में जून। कैसे? होश खुद खो बैठी हो, मुझसे क्या उम्मीद करती हो? ये था जून का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कि वो एक राजा से मोहब्बत करे। खैर, मोहब्बत तो हो जाती है। यूसुफ शाह चक के पिता, जो कश्मीर के राजा हैं, यूसुफ गद्दी नहीं संभालते हैं, हब्बा को बुलाते हैं। बाकायदा मुशायरा होता है। हब्बा कवियत्री हैं, तो उनका मुशायरा होता है, उनको पेश किया जाता है, और महल में जाकर वो अपना कलाम सुनाती हैं। और राजा फिर जून से सवाल, हब्बा तुम एक ज़हीन शायरा हो, खूबसूरत हो, लेकिन किसी मुल्क की रानी बनना आसान नहीं, ख़ासकर जो खुद राज घराने से ना हो। और ये मुल्क भी तो आसान नहीं, सियासत समझने वाला दिमाग चाहिए। तो मैं कुछ एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दे दिया तो यूसुफ तुम्हारा। वो कौन सा मुल्क है जिसमें शहर तो हैं लेकिन घर नहीं, नदियाँ तो हैं लेकिन पानी नहीं, आबादी तो है लेकिन लोग नहीं, जंगल तो हैं लेकिन पेड़ नहीं? कौन सा मुल्क है जहाँ जंगल तो हैं, पेड़ नहीं, नदियाँ तो हैं, पानी नहीं, शहर तो हैं, घर नहीं, आबादी है, लोग नहीं? हब्बा एक कागज़ पे अपना आंसर लिख देती है और राजा तक अपना आंसर पहुंचाती है। राजा पढ़ते हैं और कहते हैं, सुभान अल्लाह, यूसुफ को नई बेगम मुबारक हो। इस पहेली का जो उत्तर है वो अंत में दिया जाता है। हब्बा अब रानी के पास जाती हैं। रानी गुरूर में है, उन्हें पसंद नहीं है कि उनका बेटा जो है वो एक शायरा से शादी करना चाहता है। उन्हें पता है कि शायरों का मिजाज अलग होता है, सवाल करते हैं, एक सिपाही और एक शायर का क्या मेल है जून? सिपाही ज़मीन की हिफाजत करता है और शायर ज़मीर की। पति पत्नी के रिश्ते में झुकेगा कौन? जाहिर है जो गलत होगा। अगर मुल्क के सारे सिपाही शायर हो गए तो माफ़ कीजिए, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि मुल्क का हर इंसान सिपाही नहीं हो सकता है, और ना ही शायर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब राजा ही होते। देख रहे हो, तुम्हें राजाओं के राजा होने से कोफ्त है। इस मामकत पर मैं तुम्हारा सर कलम करवा सकती हूँ। गलत सवाल का सही जवाब दिया भी कैसे जा सकता है रानी साहिबा? लेकिन सर कलम करवाने की गलती ना कीजिएगा। राजाओं के सर अक्सर काट दिए जाते हैं उन्हें बदनसीबी की मौत देने के लिए। हम शायर तो ऐसी मौत पाते ही अमर हो जाते हैं। हब्बा को ताज पहना दिया जाता है। अब हब्बा की शादी हो गई है यूसुफ शाह चक से, और यूसुफ गद्दी ले लेते हैं, लेकिन तुरंत ही, क्योंकि कश्मीर में शिया सुन्नी के झगड़े बहुत भड़कते हैं, तो यूसुफ शाह चक जो हैं वो शिया हैं, आवाम ज़्यादातर मेजॉरिटेरियन पॉपुलेशन सुन्नी है, और वो इंसर्जेंसी कर देती है और यूसुफ के हाथ से गद्दी चली जाती है। उनका भतीजा जो है वो गद्दी उनसे छीन लेता है, और यूसुफ परेशान है, और वो गुलमर्ग में जाके छुप के बैठ जाते हैं। हब्बा उनके पास जाती हैं और कहती हैं, आप जिस जन्नत के सुल्तान हैं वो अंदर ही अंदर सुलग रही है। यूसुफ उन्हें देखते हैं और कहते हैं, मैं वापस जाऊंगा तो जंग होगी हब्बा, मंजूर है, आप वापस जाकर सुलह कीजिए। मेरा अपना भतीजा लोहार चक बगावत पर उतर आया है। झगड़ा किन वजहों से भड़क रहा है, उन पर फैसले कीजिए।
अरे वो शियाओं का साथ दे रहा है, अगर मैं वापस गया तो शिया तबका भी मुझसे यही उम्मीद करेगा। आप किसी एक मज़हब का साथ नहीं दे सकते। तो क्या करूं? आप आवाम से बात कीजिए, समझाइए उन्हें कि कश्मीर मजहबों का मेल है, उसे इस तरह यूं बांटे नहीं। हब्बा बात अब जंग तक पहुंच चुकी है। अरे हम मर्दों को जंग के सिवा कुछ आता है क्या? पहल उसने की है हब्बा, तो ख़त्म आप कीजिए यूसुफ। ये बगावत का मामला है हब्बा, जंग ज़रूरी है। यूसुफ, जंग दुश्मन से की जाती है, खुद की आवाम से नहीं। और अगर आवाम बागी हो जाए तो पता कीजिए आवाम बागी क्यों हुई यूसुफ। अरे सुन्नी अपना राजा चाहते हैं या अपना अलग मुल्क चाहते हैं? सुन्नी नहीं, कुछ सुन्नी ऐसा चाहते हैं। आप बाकियों से बात तो कीजिए यूसुफ। उनसे बात की तो शिया नाराज हो जाएंगे। आवाम बुरी तरह बटी हुई है हब्बा, ये नामुमकिन है। आसान होता यूसुफ तो हर कोई राजा होता। आप राजा हैं, आप खुद की आवाम के साथ लड़ नहीं सकते। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आवाम सुन्नी शिया में बटी हुई है, पंडित भी हैं, बौद्ध भी। आप क्या है यूसुफ? मैं शिया हूं, गलत। यूसुफ रुक सटा, आप राजा हैं। आवाम शिया सुन्नी हिंदू हो सकती है, उनका राजा नहीं। तो मेरा धर्म राजधर्म, आप राजधर्म निभाएं यूसुफ। राजधर्म? राजा का धर्म तो जंग होता है, राजा का धर्म जंग नहीं, सुलह होती है यूसुफ। सुलह नामुमकिन है हब्बा, जंग करने नहीं देती तुम, क्या करूं? सुलह क्यों नामुमकिन है? नहीं, बस अब एक ही रास्ता है जो दिल्ली से होकर जाता है यूसुफ। दिल्ली वो फिर कभी ना लौटेगी यूसुफ। लेकिन यूसुफ नहीं पलटते हैं और चले जाते हैं अकबर के पास, दिल्ली। अकबर सुन्नी है लेकिन राजा हैं, वो राजा का साथ देते हैं और अपनी फ़ौज यूसुफ लाहौर पहुंचने की बात का असर होता है और उन्हें समझ आता है कि एक बार बाहर की फ़ौज को कश्मीर का रास्ता दिखा दिया तो वो फ़ौज कभी लौटेगी नहीं। यूसुफ अकबर की फ़ौज को चकमा देकर वहाँ से भाग आते हैं। थोड़े दिन बाद अकबर की फ़ौज को मान सिंह को ये पता चल जाता है कि यूसुफ अब लौटेंगे नहीं, वो कश्मीर तक पहुँच नहीं सकते, उन्हें पहाड़ों के रास्ते पता नहीं है। अकबर बहुत नाराज़ होते हैं, 2 बार और वो कश्मीर पर हमला बोलते हैं ईगो के चक्कर में, लेकिन पहाड़ उनका रास्ता हर बार रोक देते हैं। फाइनली एक लास्ट दास उनके आर्मी हेड आर्मी लेकर जाते हैं और वो भी पहाड़ों से शिकस्त खाकर खड़े हुए हैं। सर्दियाँ आने वाली हैं, उसको पता है कि कश्मीर फतेह नहीं हो सकता, एक बार बर्फ़ गिर गई तो फिर तो वो पार ही नहीं कर पाएंगे पहाड़। लेकिन यूसुफ शाहचक को लग रहा है कि इनके पास बारूद है। बाबर बारूद लेकर आया था, वो पहला था जो बारूद लेकर आया था और इसीलिए वो किले उड़ा देते थे। अकबर के पास बंदूक थी, उनको पता था उनके पास बारूद हैं, बंदूकें हैं, तोपें हैं, वो नहीं लड़ पाएंगे। तो दोनों लोग एक दूसरे को इक्वल मानकर संधि करते हैं, ट्रीटी करते हैं। और यूसुफ और भगवान दास एक ट्रीटी करते हैं जिसमें यूसुफ कश्मीर के राजा बने रहेंगे और अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा जाएगा और डिफेंस उसके हाथ में होगा, ट्रेड उसके हाथ में होगा। इस तरीके की कुछ शर्तों पे ये ट्रीटी होती है और यूसुफ वापस राजा बन जाते हैं कश्मीर के और भगवान दास वहाँ से लौट आते हैं। अकबर यूसुफ शाहचक को एक फॉर्मल हैंडशेक के लिए दिल्ली बुलाते हैं। ये वो वाला सीन है जहाँ यूसुफ हब्बा को कहते हैं कि अकबर के दरबार से दावतनामा आया है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जाना चाहिए। बस मन नहीं मानता हब्बा, दिल्ली उनका घर नहीं गढ़ है यूसुफ दिल्ली से लेकर दक्षिण तक एक हो चुका है और यहाँ हम भी संधि कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं क्यों। यूसुफ मामला बहुत नाजुक हो चुका है, जो भी हो संभाल लेना, क्योंकि अगर ये दोस्ती मुकम्मल नहीं हुई तो दिल्ली और कश्मीर दोनों की आवाम मारी जाएगी। यूसुफ कहते हैं मैं समझता हूँ अब्बा, पहला हाथ दोस्ती वाला, दूसरा हाथ तलवार वाला। नहीं यूसुफ, वादा करो तलवार नहीं उठाओगे। वादा करता हूँ अब्बा, पहले तलवार नहीं उठाऊंगा। नहीं यूसुफ, सॉरी, बस 5 मिनट और सेशन एंड हो गया था।
मैंने शायद ज़्यादा लंबा पढ़ दिया कुछ, मुझे लगा छोटा होगा लेकिन ये तो लंबा हो गया। लेकिन खैर अब हम सेकेंड लास्ट सीन पे ही हैं। सो बेसिकली I'll wait for people to join back. सॉरी, सेशन थोड़ा लंबा हो गया और हालांकि हम सेकेंड लास्ट सीन पर हैं अब, तो अब ख़त्म ही कर रहे हैं हम इसको। यहाँ पे यूसुफ हब्बा से कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ दिल्ली, लेकिन वो तलवार लेकर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं पहला हाथ तलवार वाला, पहला हाथ दोस्ती वाला, दूसरा हाथ तलवार वाला। लेकिन हब्बा उन्हें मना कर रही हैं। वो कहती हैं कि अगर ये मामला नाजुक है, अगर ये संभला नहीं तो दिल्ली और कश्मीर दोनों की आवाम मारी जाएगी। यूसुफ कहते हैं मैं समझता हूँ हब्बा, पहला हाथ दोस्ती वाला, दूसरा हाथ तलवार वाला। नहीं यूसुफ, वादा करो तलवार नहीं उठाओगे। वादा करता हूँ हब्बा, पहले तलवार नहीं उठाऊँगा। यूसुफ तलवार यहीं छोड़ जाओ अल्लाह के लिए, जिसके पास बारूद है उससे मैं तलवार से क्या ही लड़ूंगा हब्बा, तो फिर छोड़ जाओ यहीं। लेकिन तलवार बिना राजा कैसा? हब्बा सुना है जोधाबाई शहनशाह को आरती करके खुद अपने हाथों से तलवार देती हैं। वो राजपूत हैं, रजवाड़े से हैं, ज़मीन के लिए। हब्बा कहती हैं वो राजपूत हैं, रजवाड़े से हैं, ज़मीन के लिए मरना और मारना उनको सिखाया गया है। यूसुफ हब्बा को देखते हैं और कहते हैं रानी तो तुम भी हो। हब्बा कहती हैं वो जिसे ज़मीन कहती हैं जोधा, मैं उसे मिट्टी। वो ज़मीन पर महल बनाना चाहती हैं, मैं मिट्टी से बागीचा, और शायद इसीलिए अभी तक कश्मीर हसीन है। यहाँ के लोगों ने मिट्टी से महल नहीं, बाग नहीं, गुलशन बनाए। यूसुफ हंसते हैं और कहते हैं फूल तुमने खिलाए हैं, गुलदस्ते पर हक अकबर जमा रहा है। अब बस गनीमत यह है कि धोखा इस बात का है कि गुलदस्ता हम यूँ दे रहे हैं जैसे खुद अपने हाथों से, अपनी मर्ज़ी से। हब्बा कहती है मर्ज़ी हक ना आपके हैं ना अकबर के, गुलों के हैं जो यहाँ से वहाँ ले जाए जा रहे हैं। यूसुफ गुलों की ज़ुबान नहीं होती हब्बा। हब्बा मुस्कुराती हुई कहती है समझ नहीं आती तो क्या होती नहीं है। यूसुफ चले जाते हैं अकबर से मिलने और अकबर उन्हें नज़र बंद करके बिहार भेज देते हैं। हब्बा के पास खबर पहुंचती है यूसुफ शाहचक को बंदी बना लिया गया है, वो अब कभी कश्मीर ना आ सकेंगे। तुम्हें बुलाया है, तुम जाओगी? हब्बा कहती है नहीं। क्यों? क्योंकि अकबर यही चाहता है और उसकी नाइंसाफ़ी को, उसके धोखे को ज़िंदा रखने के लिए हब्बा बिना यूसुफ के जिएगी और अकबर के ज़मीन पर छाले की तरह टीसेगी। तुम्हें जाना चाहिए। नहीं, अकबर के पास बंदूक है, सुनते हैं उसके आगे दुश्मन टिक ही नहीं पाता। उसे पास आने की ज़रूरत ही नहीं, इंसान दूर से ही मारा जाता है और मारने वाले को कोई ख़तरा नहीं। ऐसे हथियार का जवाब बंदूक नहीं, कलम देता है, शायर देता है। यूसुफ ने अपने वतन को सरहदों से जाना। हर सरहदें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, उनकी सरहद उनसे छिन गई, लेकिन मैंने तो कश्मीर को उसके लोगों, उनके गीतों, उनकी ज़िंदगी से पहचाना है। मेरा कश्मीर मुझसे कोई नहीं छीन सकता। काश यूसुफ वतन को नक्शे से नहीं, लोगों से समझते। नक्शे में जंगल हैं, पेड़ नहीं। नक्शे में नदियां हैं, पानी नहीं। नक्शे में पहाड़ हैं, पत्थर नहीं। नक्शे में देश हैं, लोग नहीं। तफरीह की जगह नहीं है ये। नक्शों से फ़ौरन बाहर निकल आइए। मुझे लगता है एक दिन सारे नक्शों को मोड़कर रख लेगा कोई मस्खरा और चलता बनेगा। ये कहकर ज़ून शिकारे पर सवार होकर वादियों में विलीन हो जाती है। कहते हैं आज भी वादियों में उसके गीत गूंजते हैं, उसके लोगों के लिए। बस ये था अंत ज़ून का और ये था अंत इस सेशन का। और आई एम सॉरी 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैंने कहा था 40 मिनट का करूँगी और घंटे से ज़्यादा हो गया। तो अब अगर किसी का कोई सवाल ना हो तो मैं भी वेव कर सकती हूँ और जा सकती हूँ। किसी का कोई सवाल? हर्ष, मीनल, राखी, यश, किसी का कोई सवाल नहीं है, सब वेव कर रहे हैं। थैंक यू। मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने इतनी पेशेंटली सुना, और मुंबई थिएटर गाइड को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं
आप तक ये एक्सर्प्स खुद पहुंचा सकूं। नाटक अगर एक्सर्प्स पसंद आए हो तो नाटक देखने ज़रूर आइएगा। जून और पिंक साड़ी रेवोल्यूशन जब होता वो, लेकिन जून तो होगा। तो नहीं नहीं, गाने वाने की फरमाइश ना करें, लोग जितने हैं वो भाग जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।